बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहसन ख़ान है और मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी पढ़ाने आया हूँ। बेटा, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और उसके साथ आप एक नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत सा ऐसा मटीरियल है पहले लेक्चर से रेलिवेंट जो कि आपको अपने पास नोट डाउन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने आज आपसे करनी है लेक्चर से रेलिवेंट, जो कि 9th क्लास के कुछ टॉपिक्स आपको रिवाइज़ भी करवाने पड़ेंगे। तो बेटा, इसके लिए पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज के वर्ड को अगर आप फोकस करें तो आपको ये समझ आता है कि इसका मतलब ये है, एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला, यानी चेंज होना। तो गैसेस एक्सचेंज का मतलब कि गैसेस का तबादला, गैसेस का चेंज होना। बेटा, अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 2 पर देखेंगे तो आपको टॉप पे रेड कलर की हाईलाइट्स में 3 हेडिंग्स नज़र आएंगी। द फर्स्ट वन इज़ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, देन गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, एंड द लास्ट वन इज़ गैसेस एक्सचेंज इन लास्ट वन इज़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने सेकंड पॉइंट में एनिमल्स कहा है जबकि बुक में ह्यूमन लिखा हुआ है, और ये आप बेहतर जानते हैं कि हमने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो भी एनिमल्स में ही कंसीडर किए जाते हैं। तो बेटा, इसमें जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद 20% इस चैप्टर का जो है वो प्लांट्स के टॉपिक पर है, बाकी 80% में हम ह्यूमंस के बारे में, एनिमल्स के बारे में और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो कि ह्यूमंस के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स, उनका क्योर और ये तमाम तर चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बेटा, सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा होगा मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की हेडिंग बनाई है, नीचे लिखा है प्रीवियस क्लास। तो प्रीवियस क्लास से मुराद ये है कि अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में आपने अपने चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम बायो इनर्जेटिक्स था, उसमें आपने बहुत से कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है, उसमें से एक कॉन्सेप्ट मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। आपने वहाँ पर पढ़ा था कि अगर एनर्जी जनरेट होगी तो एनर्जी की जनरेशन के लिए आपकी बॉडी के अंदर फूड का आना ज़रूरी है, और जैसे ही फूड आपकी बॉडी में आएगा, तो ये भी आपको मैंने तब बताया था कि फूड जब भी आपकी बॉडी के अंदर वर्क करता है तो वो किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज। तो जैसे ही ग्लूकोज आपकी बॉडी में आएगा तो वो एनर्जी जनरेट करेगा, और एनर्जी जनरेट करने के लिए जो प्रोसेस हमने पढ़ा था उसे हमने नाम दिया था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। सेम टॉपिक आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा था। बहरहाल, एनर्जी जनरेशन कैसे होगी? जैसे ही आप खाना खाएंगे वह फूड आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होंगे और रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से एनर्जी जनरेट होगी। और एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होगी ये आपने वहाँ पे पढ़ा था, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, विच इज़ आल्सो कॉल्ड ATP। तो इट मीन्स डैट कि अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, आप कोई भी चीज़ ईट करते हैं, वो चीज़ ग्लूकोज बनेगी। सिंपल वर्डिंग, ग्लूकोज के ऊपर कुछ रेडॉक्स रिएक्शन होंगे, और आपने ये बात याद रखनी है कि ग्लूकोज के ऊपर जो रेडॉक्स रिएक्शन होने हैं उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है जिसका इफ़ेक्ट होता है वो है ऑक्सीजन। यानी अगर मैं फ़िज़िकली तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे होगा, मिसाल के तौर पे आपने खाना खाया हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में, आप सांस लेंगे यानी इनहेल करेंगे। सांस लेने से ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स तक जाएगी, स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ ग्लूकोज अवेलेबल होगा,
ऑक्सीजन जाकर उस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी और वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का कॉज बनेगी। इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये भी 9th क्लास में डिस्कस किया था, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन जब जाएगी जाके रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट करेगी तो आपकी बॉडी में क्या बन जाएगा, एटीपी। और ये एटीपी एनर्जी वही एनर्जी है जिसको यूज़ करके आप अपनी बॉडी के तमाम तर लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो आपकी बॉडी के मसल्स के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया फूड पे। इसी तरह एक और बात आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, आपको याद होगा, जिसकी हमने डिस्कशन की थी, वो रेलिवेंट थी रेस्पिरेशन के। वैसे रेस्पिरेशन का भी मैंने नीचे नाम लिखा था, एरोबिक रेस्पिरेशन। 9th क्लास में आपने पढ़ी थी 2 टाइप्स, एक थी एरोबिक और एक थी एन एरोबिक, ठीक है। एरोबिक वो थी जिसमें कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होते थे, जबकि जो आपके पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन थी उसमें इनकम्प्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होते थे। इनकम्प्लीट यानी मुकम्मल तौर पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते थे, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब था सांस लेने का प्रोसीजर। तो बेटा इसमें असल में हमने जो हमारी डिस्कशन है वो असल में एरोबिक रेस्पिरेशन की है। एरोबिक रेस्पिरेशन से 2 बातें आपको समझ आती हैं। पहला तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने से जो भी पीछे हमने बात डिस्कस की वो ये थी कि आपके अंदर एनर्जी बनती है, एटीपी। वो कैसे बनती है, वो एटीपी एनर्जी फूड के ऊपर जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं तब। दूसरी ये बात है कि रेस्पिरेशन जो है वो सांस लेने का प्रोसीजर है, यानी एयर को इनहेल करना और एयर ही को एक्सहेल करना। अब ये इनहेल और एक्सहेल क्या वर्ड्स हैं, ये आपने शायद पहली दफ़ा ये टर्म सुनी होंगी। आगे जब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। बहरहाल मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। इनहेल का मतलब एयर को अपने अंदर लेकर जाना, एक्सहेल का मतलब एयर को बाहर निकालना, ठीक है। टेकिंग इन ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी एंड rid of air outside the body, it is called respiration। तो असल में जब एयर को आप अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे इसको इनहेलेशन कहते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। और आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एयर क्या करती है, इसमें एयर का तबादला हो रहा है। तबादले का मतलब कि एयर पहले अंदर जाती है, रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है और फिर वो एयर बाहर आ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि असल में यहाँ पर एयर जब इनहेल और एक्सहेल हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एयर के साथ एक प्रोसीजर अकर हो रहा है जिसको हम क्या नाम देते हैं, गैसियस एक्सचेंज, ठीक। और अगर ये सारा प्रोसीजर गैसियस एक्सचेंज का, अगर हम इसकी बात ऑर्गन से उठाकर सेल पर ले जाएं कि एक सेल के साथ क्या हो रहा है, तब हम इसको नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन से मुराद कि ये तमाम तर रेस्पिरेशन किसके अंदर हो रही है, सेल के अंदर। इस तरह बेटा ये कुछ बातें थी जो कि आपने पहले भी पढ़ी हुई थी प्रीवियस क्लास में, और कुछ अभी इसकी डिस्कशन की है। आइए उसको रीड कर लेते हैं। इसमें 1-2 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो आपकी फर्स्ट लाइन है, कहते हैं इन ग्रेड 9 वी हैव स्टडीड हाउ सेल जनरेट एटीपी फ्रॉम फूड। यहाँ से आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का शॉर्ट क्वेश्चन है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसीजर इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। CH बॉन्ड से मुराद यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो इसमें आपने ज़्यादा जो फोकस किया है वो किया हुआ है कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को। ऑक्सीजन कुछ ये अवेलेबल होती है, कुछ इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आती है और ये फिर आगे प्रोसीजर को आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होगी और कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होंगे। In aerobic respiration, oxygen is used and there is complete oxidation of the food material. Carbon dioxide and water also produce in this procedure.
ये आपने यकीनन जब एरोबिक रेस्पिरेशन 9th क्लास में पढ़ा था तो वहाँ पे आपने आई थिंक सो नेक्स्ट पेज पे इसका रिएक्शन भी पढ़ा था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी पैदा होती थी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप एक्सेल करेंगे, वो बाहर आ जाएगी, वो वेस्ट होगी। वाटर जो है वो या तो आपकी किडनीज़ के थ्रू आपकी यूराइन से वेस्ट बन के निकल जाएगा, नहीं तो वो स्किन के थ्रू स्वेटिंग के प्रोसीजर से पसीने के थ्रू निकल जाएगा। और जो एनर्जी बनेगी वो ATP की फॉर्म में होगी, जो कि आपकी बॉडी के अंदर या तो यूज़ होगी अगर ज़रूरत है, नहीं तो वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी और वो फ्यूचर में यूज़ होगी। आगे कहता है कि ऑर्गेनिज्म गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड इट टू देयर सेल्स। The carbon dioxide produced during cellular respiration is taken out of the cell and ultimately from the body। यानी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इस पूरे प्रोसीजर में बनती है वो अल्टीमेटम आपकी बॉडी से आउट हो जाती है, यानी बाहर निकल आती है। तो आपने ये याद रखना है कि हमारे टॉपिक के हिसाब से वैसे तो एयर का मतलब क्या होता है, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, यानी डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। लेकिन आपके टॉपिक के हिसाब से आपने याद रखना है एयर का मतलब स्पेसिफिकली दो गैसेस का मीनिंग, एक तो ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इन दो गैसेस के कॉम्बिनेशन को हम इस चैप्टर में नाम देंगे एयर। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इसमें और भी बहुत सी गैसेस काउंट होती हैं, लेकिन जिनको हमने फोकस करना है वो है ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका आगे दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन गैसेस एक्सचेंज। छोटा सा शॉर्ट है, इसका सेकंड पॉइंट आपने आगे से ऐड कर लेना है। टेकिंग इन ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस टर्म एज गैसेस एक्सचेंज। इसके बाद आपका ब्रीदिंग का शॉर्ट क्वेश्चन है। ब्रीदिंग का मतलब ही सांस लेना होता है। द टर्म ब्रीदिंग इज़ यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज़ टू गेट ऑक्सीजन। यानी एयर लेंगे लेकिन बॉडी के अंदर जो चीज़ यूज़ होगी उसमें से, उस एयर में से वो क्या होगी, ऑक्सीजन। एंड देन गिवन आउट द एयर, और फिर एयर को ही निकाल लेंगे, लेकिन फॉर गेटिंग रिड ऑफ का मतलब निकालना, उसमें से निकालेंगे किसको, उस एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थस ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस। ये एक दूसरे से मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्रीदिंग का वर्ड, ये मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर ब्रीदिंग का वर्ड एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, जबकि रेस्पिरेशन का ज़्यादातर वर्ड प्लांट्स के लिए यूज़ होता है या ओवरऑल के लिए यूज़ होता है। कभी भी प्लांट्स के लिए ब्रीदिंग की टर्म को यूज़ नहीं किया जाता। हालांकि रेस्पिरेशन की टर्म्स को प्लांट के लिए भी यूज़ किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली ह्यूमन के लिए ब्रीदिंग की टर्म को यूज़ किया जाता है। बेटा बाकी जो नीचे 2 से 3 लाइन्स है वो आपने रीड कर लेनी है। इसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन, सेकंड व्हाट डू यू नो अबाउट गैसेस एक्सचेंज, एंड द थर्ड वन इज़ डिफाइन ब्रीदिंग। आगे जाकर ब्रीदिंग की एक और डेफिनेशन आएगी, अगर आपको वो कन्वीनियंट लगे तो आप वो भी याद कर सकते हैं, एल्स ये वाली डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं, दोनों एक जैसी ही हैं। अब आइए जो असल में टॉपिक है जिसकी आज प्रॉपर हमने डिस्कशन करनी है, वो टॉपिक आपका है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो आज जो टॉपिक जिस पे हमने ज़्यादा फोकस करना था वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं और आपने सुनी हैं वो तमाम तर वो बातें थी जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। वो थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप मैंने आपको दिया और कुछ आपने उसको कैप्चर किया हुआ था पहले, कुछ आपने अभी उसको एक आपको रिवीजन टाइप मिल गई, तो इस तरह वो आपका सारा जो है वो बैलेंस हो चुका है कॉन्सेप्ट। अब हम अपने टॉपिक गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स की तरफ मूव करते हैं। बेटा ये मैं आपको बता दूं, मिसाल के तौर पे मैं ह्यूमन की बात करता हूँ। ह्यूमन ने जब सांस लेना होता है यानी एयर को अंदर ले जाना होता है तो वो अपनी नोज़ यूज़ करता है और माउथ यूज़ करता है। वो एयर अंदर जाती है, उसके बाद इधर एक ट्यूब होती है, उसको हम फेरिंक्स कहते हैं। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी हमने डिस्कशन की थी न्यूट्रिशन के चैप्टर में, कि माउथ से लेके एनस तक एक पूरी ट्यूब होती है जिसको हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, और उसमें आपने सारी टर्म्स पढ़ी हुई हैं। वो आपको मैं दोबारा ओवरव्यू करवा रहा हूँ अपनी एग्जांपल को जस्टिफाई करने के लिए। आप माउथ से या स्पेसिफिकली नोज़ से एयर को इन करते हैं। नोज़ एक ऑर्गन है,
वो एयर अंदर जाती है आपके फेरिंक्स के पास, फेरिंक्स से वो एयर ट्रैवल करती है आगे जाती है लैरिंक्स के पास, ठीक है। लैरिंक्स के बाद एक आपके पास विंड पाइप आती है, उसे ट्रैकिया कहते हैं, वहाँ से एयर ट्रैवल करती है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी बॉडी में ऑर्गेन्स हैं, ये सारे ऑर्गेन्स मिलकर पूरे का पूरा एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन करते वक्त हमारे अंदर ऑर्गन्स भी होते हैं और उन ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से पूरे का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम भी अवेलेबल होता है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है और ये आपका एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है कि प्लांट्स के पास ना तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होता है और ना ही कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम होता है इस काम को परफॉर्म करने के लिए। ऑर्गन तो फिर कुछ हद तक एक दो पड़े हैं, कुछ हद तक मिल जाते हैं, लेकिन थ्योरी में यही लिखा हुआ है कि प्लांट के पास कभी भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स स्पेसिफिकली अवेल नहीं होते। तो पहला पॉइंट यही है कि प्लांट्स के पास नो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम अवेलेबल, कि प्लांट्स के पास ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम अवेलेबल नहीं होता। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं एक डायग्राम आपसे डिस्कस कर लूँ। इस डायग्राम को भी मैं सेम आपको रिवाइज़ करवाऊँ तो 9th क्लास में आपने 9th चैप्टर में एक लम्हा देखा ही होगा। तो पेज नंबर 3 के टॉप पे एक डायग्राम है, ग्रीन कलर इसका पूरा बना हुआ है। ये ग्रीन कलर क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है और हम जानते हैं कि क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी बेस पर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। बहरहाल इस पेज नंबर 3 के टॉप पे आप अगर इसकी आउटलाइंस देखें तो आपको नज़र आता है कि पहला जो पॉइंट है टॉप पे वो है क्यूटिकल। इसके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, ये आउटर कवरिंग लेयर होती है, ठीक है, क्यूटिकल। कभी आपने देखा हो जब बारिश वगैरह होती है तो ये जितने भी प्लांट्स हैं उसके ऊपर जब बारिश के कतरे ड्रॉप्स गिरते हैं, बाद में जब सूरज चमकता है तो उसकी शाइन की वजह से प्लांट्स के ऊपर भी एक शाइन आ जाती है। तो वो शाइन क्रिएट करना जो है वो क्यूटिकल का काम है, ठीक है। तो क्यूटिकल को हम ऐसे देख सकते हैं, क्यूटिकल के नीचे आपको अपर एपिडर्मिस लिखी हुई नज़र आ रहा होगा। अपर एपिडर्मिस से थोड़ा सा लास्ट पे जाएं, बॉटम पे अगर आप, तो लेफ़्ट साइड पे आपको लोअर एपिडर्मिस लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जितना भी स्पेस है उसमें जितने भी सेल्स हैं उन तमाम को मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीज़ोफिल सेल्स। इनका नाम भी आपने पहले सुना हुआ है। अब जो बाकी मैं बात करने लगा हूँ और अब जो अगली बात बताने लगा हूँ वो भी आपको पता है, मैं रिवीजन में आपको वो बता रहा हूँ। आपने 9th क्लास में पढ़ा था एक वर्ड स्टोमेटा, और वहाँ पे हमने थोड़ी डिस्कशन भी की थी इस हवाले से कि प्लांट अपनी एयर इन और आउट स्टोमेटा से करवाता है। स्टोमेटा को हमने कहा था कि इसकी दो टर्म्स होती हैं जो हमारे पास मौजूद होती हैं। एक होता है हमारे पास गॉड सेल, और दूसरा होता है हमारे पास स्टोमा। स्टोमा वो वैकेंट स्पेस होती है जिससे गैसेस इन और आउट करती हैं, और गॉड सेल्स स्टोमा को अपने सराउंडिंग रखते हैं, मतलब उस जगह को कवर करके रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होती है? स्टोमेटा के थ्रू, और स्टोमेटा में कहाँ से होती है? स्टोमा में से, ठीक है। अच्छा, आपको नीचे लिखा नज़र आ रहा होगा गॉड सेल लिखा हुआ है और गॉड सेल के साथ स्टोमेटा है। फिर स्टोमेटा में दो एरो क्रॉस कर रहे हैं, एक से एयर इन हो रही आपको नज़र आ रही होगी और एक से एयर आउट होती हुई नज़र आ रही होगी। फिर बेटा सेकंड जो पॉइंट मैंने लिखा है सामने वो है 2 सिचुएशंस, यानी प्लांट पूरे दिन में 2 सिचुएशंस में से गुजरता है। द फर्स्ट इज़ डे टाइम एंड द सेकेंड वन इज़ नाइट टाइम। यानी प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम क्या करता है और ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या करता है। सवाल यह है कि इसको दो डिफरेंट सिचुएशंस में क्यों जाना पड़ता है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ है सनलाइट। इसकी वजह क्या है? सनलाइट। क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम आपको पता है सनलाइट अवेलेबल होती है, लेकिन शाम के बाद सन नहीं अवेलेबल होता। इस वजह से प्लांट्स को हमने 2 सिचुएशंस में डिवाइड किया है। तो बेटा प्लांट की जो पहली सिचुएशन है वह ड्यूरिंग डे टाइम। आपको पता है ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट यानी सूरज की वजह से प्लांट एक प्रोसीजर परफॉर्म करता है, एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो बेटा जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो हम कहते हैं कि इसकी वजह से प्लांट्स को हम
ऑटोट्रॉप्स का नाम देते हैं। अगर आपको याद हो तो ये वर्ड आपने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बाहर शॉप पे गए, वहाँ से आप चिकन लेकर आए और घर आपने खाना खुद प्रिपेयर किया। ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है। ऑटोट्रॉप से मुराद है कि अपनी बॉडी के अंदर खुद ब खुद खाना तैयार करना, इटसेल्फ, ठीक है। क्योंकि जब आप चिकन लेकर आएंगे तो चिकन कोई दूसरा ऑर्गेनिज़म है, आप चिकन पे डिपेंडेंट है। तो असल में एनिमल्स जो होते हैं यानी ह्यूमंस, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। वो खुद अपना खाना तैयार नहीं कर सकते बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पे डिपेंड करते हैं, हम बीन्स पे डिपेंड करते हैं, दालें, हम वेजिटेबल्स पे डिपेंड करते हैं, हम खुद खाना नहीं बना सकते। बहरहाल फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं। खाना कैसे तैयार करते हैं? मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक पॉट है, गमला है, ठीक है। ये पॉट की रूट्स हैं, ठीक है। ये आगे से उसका एक क्या है, लीव। सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या होगा, आप मॉर्निंग के टाइम, सुबह के वक्त इसको प्लांट को क्या प्रोवाइड करेंगे, वाटर। आपको पता है ये जो सॉइल है, इस सॉइल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल प्लस वाटर, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जाइलम ट्यूब, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। जाइलम ट्यूब क्या करेगी, इन दोनों को खींचेगी, वाटर और मिनरल, और इनको खींच कर लीव्स तक ले जाएगी, ठीक है। और लीव्स क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा के थ्रू एयर को अपने इनसाइड बुलाएंगे, एयर को इनसाइड। और एयर में से कौन सी एयर इनसाइड आएगी, ऑक्सीजन, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे। यानी बाहर से जब एयर एंटर होगी प्लांट की बॉडी में, तो उसमें से वो ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करना शुरू कर देंगे, सांस लेना शुरू कर देंगे। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी उससे वो अपना खाना, अपना फूड प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही प्लांट्स सबसे पहले तो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके लीव्स तक लाएंगे, लीव्स पे स्टोमेटा होगा, तो स्टोमेटा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, इनहेल कर लेगा, ठीक है। और इस टाइम कंडीशन में हमें नज़र आ रहा है कि प्लांट के ऊपर सनलाइट गिरेगी और प्लांट का कलर ग्रीन होता है। अभी मैंने आपको बताया था, उसे हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोफिल। तो ये सारे प्रोसीजर में तैयार होगा इसके अंदर खाना। खाने को हम ग्लूकोज कहेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब हमने इसको बैलेंस करना है। वो कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं इधर कार्बन 6 हैं जबकि इधर कार्बन 1 है। कार्बन के पीछे 6 लगाएंगे, कार्बन 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, अगर मैं इसके पीछे 6 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। इधर ऑक्सीजन 6 हैं, तो ये 6 ऑक्सीजन असल में यहाँ से पूरे होंगे। अब जो चीज़ बच रही है यहाँ पर वो है 6O2। तो असल में ये 6O2 इसके साथ 6O2 गैस बन जाएगी, ऑक्सीजन, और बाहर इन्वायरमेंट में आ जाएगी। इन्वायरमेंट में क्यों आएगी, क्योंकि प्लांट की बॉडी पे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस जहाँ हो रही होगी वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अब उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो प्लांट इस ऑक्सीजन को एक्सेल यानी बाहर निकाल देंगे। अब बाहर जब इन्वायरमेंट में निकालेंगे तो इन्वायरमेंट के अंदर ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह आप पार्क्स वगैरह में जाएं, क्योंकि प्लांट हर वक्त मॉर्निंग के वक्त जब तक सनलाइट अवेलेबल है वो ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं। तो इससे हमें जो फ्रेश एयर है वो हमें मिल सकती है। तो बेटा ये पहली आपकी कंडीशन थी ड्यूरिंग डे टाइम। सेकेंड कंडीशन है ड्यूरिंग नाइट। क्योंकि मैंने आपको बताया रात के वक्त प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो रात को सारा दिन जो खाना वो अपनी बॉडी में जमा करते हैं, फूड, रात को उसी फूड के अंदर वो बाहर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उस फूड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो रात को उनकी बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो होता है C6H12O6, बाहर से 6O2 ऑक्सीजन वो इनहेल करेंगे, ठीक है, रात के वक्त। और उनका कलर तो ग्रीन था तो क्लोरोफिल रहेगा। इस टाइम जो चीज़ मिसिंग है वो है सनलाइट। इसके ओपोनेंट वो क्या बनाएंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे, प्लस एनर्जी बनाएंगे। तो बेटा रात के वक्त प्लांट क्या करते हैं, रात के वक्त प्लांट जो ग्लूकोज सारा दिन बनाते हैं, रात को ऑक्सीजन को ऐड करवा कर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में चली जाती है।
इसलिए कहते हैं कि रात को हमें पार्क्स वगैरह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। उसके साथ वाटर बनेगा। अब सवाल यह कि ये वाटर रात के वक्त कहाँ जाता है? कभी आपने गौर किया हो तो जब आप ग्रास वगैरह से गुज़र रहे होते हैं, जिसको हम घास कहते हैं, तो ग्रासेस के ऊपर आपको पानी फील होगा। तो असल में ड्यूरिंग नाइट प्लांट इस सारे वाटर को रात के वक्त ड्यू ड्रॉप्स यानी शबनम के कतरे जो है वो बना देता है, और ये शबनम के कतरे जो हैं ये प्लांट के ऊपर जो है वो ऊपर वाली स्किन पर आ जाते हैं। तो सारी रात उसी स्किन पर पड़े रहते हैं उसकी बॉडी की। जैसे सुबह सूरज आता है वो सारे के सारे वेपर्स बन जाते हैं, और फिर इन फ्यूचर वो क्लाउड फॉर्मेशन और फिर रेन का कॉज बन सकते हैं। बहरहाल रात के वक्त वो एनर्जी दोबारा क्रिएट करवाते हैं और उसी एनर्जी की बेस पर वो सारी रात ज़िंदा रहते हैं। तो बेटा ये दो कंडीशन है जिस पे प्लांट जो है वो सर्वाइव करता है। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि आपने आज तक जितने भी मतलब साइंस या बायो पढ़ी है वहाँ पे आपने ये पढ़ा था कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है, रात के वक्त रेस्पिरेशन होती है। तो बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर प्लांट्स दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करके खाना खा रहे हैं या बना रहे हैं और खा रहे हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपना सांस रोक देंगे, ठीक है। तो असल में प्लांट्स की रेस्पिरेशन साइड बाय साइड होती रहती है दिन के वक्त भी, बस रात को उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। हाँ ये बात है कि रात के वक्त वो खाना नहीं खाते। आप 2 मिनट खुद इमेजिन करें कि आपके लिए सांस लेना ज़रूरी है, आपके लिए पानी पीना ज़रूरी है, कि आपके लिए खाना खाना ज़रूरी है। अगर ये तीनों कंडीशन आपके सामने रख दी जाएं तो तीनों में से सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए सांस लेना है, ठीक है। इसी तरह प्लांट जो हैं वो दिन और रात दोनों वक्त सांस लेते रहते हैं। आइए इसकी रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 2 है, सेकंड पैराग्राफ आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। The leaf and young stem have stomata in their epidermis. These gases exchange occur through stomata. The inner cell of leaf, inner cell से मुराद है mesophyll cells, and stem also have spaces among them with help in gases exchange. आपने ये नहीं लिखना, आपने इसकी बस फर्स्ट 3 लाइंस लिखनी है। अगले पेज पे आ जाना है, सिचुएशन की हेडिंग बनानी है। सिचुएशन में लिखना है लीफ सेल हैव 2 सिचुएशंस। आपने खुद हेडिंग बनानी है, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, सेकंड रेस्पिरेशन। फर्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे ड्यूरिंग डे टाइम, मैंने बनाई हुई है। सेकंड बनाएंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम। डे टाइम में आप ये लिखेंगे, ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इज फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो पैदा होगी इज यूटिलाइज, इस्तेमाल भी होगी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। इधर उसने ये बात नहीं बताई कि ये ऑक्सीजन बाहर भी निकलेगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिमिलरली आप काट देंगे और यहाँ पे नहीं, अभी सिमिलरली चलेगा। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हावर आप काट देंगे, यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अक्कर, जब रात के वक्त फोटोसिंथेसिस अक्कर नहीं होगी, द लीफ सेल, तो जो लीफ के सेल होंगे, गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वो कहाँ से ऑक्सीजन को हासिल करेंगे? इन्वायरमेंट। और अगर उस इन्वायरमेंट में आप भी अवेलेबल होंगे प्लांट्स के पास, तो वो आपकी कंसंट्रेशन को भी यूज़ करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। तो रात के वक्त वो असल में क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है। आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स क्या होते हैं? आपके पास जो मिच्योर रूट्स होती हैं, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, उनकी जो बार्क होती है, बार्क लकड़ी को कहते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, जो मिच्योर ट्रीज़ होते हैं, या उनकी जो शूट्स होती हैं, जो वुडी ट्रीज़ होते हैं, वुडी स्टेम रखते हैं। वुडी स्टेम से मुराद जो सख्त लकड़ी होती है, उनके ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे सुराख बने होते हैं, उन्हें लेंटी सेल्स कहते हैं। लेंटी सेल्स का फंक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आता होता है व्हाट डू यू नो अबाउट लेंटी सेल, या आता होता है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ लेंटी सेल। तो आपने ये कंप्लीट लिखना है, मैं अभी आपको मार्क करवा देता हूँ। फंक्शन इसका ये है कि प्लांट जो इस तरह के मिच्योर होते हैं, वो ग्रीन जो लीव्स हैं उनसे तो वहाँ से तो वो रेस्पिरेशन करते ही करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी वुडी स्टेम और रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं और इन पोर्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इन वुडी स्टेम एंड मिच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस, पूरी जो उसकी सरफेस होती है, कवर्ड बाय बार्क विच इज़ इम्पर्वियस टू गैसेस और वाटर,
ठीक है। हाउएवर देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क, दीज आर कॉल्ड लेंटिसल्स। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, हाउएवर से नहीं, इसके आगे से, देयर आर से, ठीक है। देयर का टी आपने कैपिटल कर लेना। देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क, दीज पोर्स आपने खुद ऐड करना है, दीज पोर्स आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। फंक्शन द लेंटिसेल्स एयर अलाउ एयर टू पास थ्रू दैम। लेंटिसेल्स उसको अपने अंदर से एयर को क्या करने देता है, पास। उसी तरह जिस तरह स्टोमेटा अपने अंदर से एयर को इन और आउट होने देता है, उसी तरह लेंटिसेल्स भी अपने अंदर से एयर को इन और आउट होने देते हैं। पेज नंबर 4 पे एक डायग्राम है, अगले पेज पे अगर आप टॉप पे देखें तो आपको नज़र आएगा स्टेम बनी हुई है, ठीक है। स्टेम के अंदर आपको वाइट कलर के पोर्स नज़र आएंगे। राइट साइड पे उन पोर्स को उसने ओपन करके दिखाया कि कैसे वो एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, ठीक है। बाकी जो इसके नीचे कुछ लाइन हैं वो आप रीड कर लीजिएगा, ना तो वो शॉर्ट है ना तो वो लॉन्ग है, लेकिन वो आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ आएगा। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, पेज नंबर 4 पे, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के बारे में आज मैं प्रॉपर डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ी सी बातें, कुछ 2 से 3 बातें मैं आपसे करूँगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर उस लेक्चर को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर पाऊँ। तो बेटा गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के लिए मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि ह्यूमन की अगर आपने बात स्टार्ट करनी है तो आपने ये याद रखना है कि ह्यूमन के पास 2 जो हैं वो कंसीडरेबल, एक मिनट, ह्यूमंस के पास आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए 2 पार्ट्स हैं। वो 2 पार्ट्स क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो आपके पास आ जाता है एयर पैसेजवे, और दूसरा जो पार्ट आपके पास आएगा वो है लंग्स। और बेटा मेरी अभी नज़र पड़ी है नीचे ये स्पेलिंग्स पर, ड्यू ड्रॉप्स, ये DUE ड्यू नहीं है, सॉरी, ड्यू के स्पेलिंग आपको मिल जाएंगे। ड्यू के स्पेलिंग है DEW, ठीक है। ड्यू कहते हैं शबनम, ठीक है। वो पहले ड्यू का मतलब के दौरान होता है, ठीक है। अच्छा, एक आपके पास वर्ड एयर पैसेजवे मैंने आपको बताया, और एक लंग्स। एयर पैसेजवे का मतलब कि आपके पास जो ह्यूमंस हैं, उन ह्यूमंस के अंदर एयर जिन ऑर्गन से गुजरेगी, उन ऑर्गन्स को हम, या उन पार्ट्स को हम एयर पैसेजवे का नाम देंगे। और जब एयर अपने आखिरी पोर्शन तक पहुंचेगी, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, वो लंग्स है। तो इस तरह एयर पैसेजवे और लंग्स को मिलाकर हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या नाम देते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एयर पैसेजवे और एंड लंग्स, ठीक है। ये पेज नंबर 4 के लास्ट पे 2 लाइंस हैं, ये देखिएगा। सेकंड लाइन से मैं पढ़ रहा हूँ। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ एयर पैसेजवे एंड द सेकंड वन इज़ लंग्स। अगर हम एयर पैसेजवे की बात स्टार्ट करें तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एयर पैसेजवे जो है वो स्टार्ट आपकी नेज़ल कैविटी से होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? नेज़ल कैविटी। और इस नेज़ल कैविटी की जो ओपनिंग्स हैं उसको हम नाम देते हैं नॉस्ट्रल्स। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या वर्डिंग है, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ कि आपका जो पूरा नाक है, नोज़ है, इस पूरी नोज़ को हम नाम देते हैं नेज़ल कैविटी, और जहाँ से इसके 2 पोर्शन ओपन हो रहे हैं उसको हम नाम देते हैं नॉस्ट्रल्स। तो ये जो नेज़ल कैविटी है, इसके दरमियान एक वॉल होती है, दीवार है, जिसकी वजह से इसकी 2 ओपनिंग्स हैं, इसको 2 जगह डिवाइड किया गया, ठीक है। और एक बात और भी इसके अंदर ऐड कर लीजिए कि आपकी जो नेज़ल कैविटी होती है, इसके अंदर आपको पता है कि कुछ आपके हेयर मौजूद होते हैं, बाल। अब सोचने वाली बात है कि हेयर का नोज़ में क्या काम है। ये आपके लिए शायद आपने कभी इतना इस पर गौर व फिक्र ना किया हो, लेकिन एयर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा रोल है आपकी नोज़ में। ये एयर क्या करते हैं, ये हेयर्स क्या करते हैं? ये हेयर्स ये करते हैं कि जब बाहर से आपके पास एयर जो है वो आती है, आपको पता है कि एयर आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्योर होती है, गंदी होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेस्टेज। वो इम्प्योर एयर जब गुज़रती है आपकी नोज़ में से, तो गुज़रते वक्त वो हेयर्स क्या करते हैं, उस जो गंदी एयर होती है, उस इम्प्योर एयर को हमारे हेयर्स प्योर करते हैं।
और प्योर करने के बाद उसको ट्रैवल करवा देते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा बहरहाल हम पीछे बात करेंगे। तो इम्प्योर एयर को प्योर एयर बनाना ये हेयर्स का काम है। तो आपको पता होगा हेयर्स की वजह से हमारी नोज़ में कुछ वेस्टेज जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो हेयर्स के साथ एक और वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है म्यूकस। क्या वर्ड है? म्यूकस। तो हेयर और म्यूकस ये दोनों मिलकर आपकी नोज़ के अंदर वेस्टेज को रोकते हैं और एयर को साफ़ करके अगले पार्ट की तरफ ट्रैवल करवाते हैं। जैसे एयर ट्रैवल करके आगे जाती है और ये वेस्टेज पीछे जमा हो जाती हैं, तो ये आपका नेज़ल कैविटी में नॉस्ट्रल्स के अंदर फंक्शन है जो कि एक ग्लैंड इसमें इनकी मदद करता है। बुक में वो वर्ड नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, उसे आप सर्च कर लीजिएगा पर्सनली। सबलिंगुअल ग्लैंड्स। क्या वर्ड है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होते हैं ये काफ़ी हद तक आपकी नोज़ में इन हेयर्स इन म्यूकस के साथ मिलकर प्योर एयर बनाने की कोशिश करते हैं और प्योर एयर बनाने की कोशिश करते हैं और एयर को आगे ट्रैवल करवा देते हैं। इसकी रीडिंग आपने सेकंड पैराग्राफ से सुननी है। द नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी, इट ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। नेजल कैविटी डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन बाय अ वॉल। Each portion is lined by fine hair and mucus which filter the dust particle from the air. Mucus moistens and warms the incoming air and keep the temperature nearly equal to that of the body. ये भी है कि आपको पता है, आपने फ्रिक्शन का टॉपिक 9th क्लास में फिज़िक्स में पढ़ा था कि अगर एक बॉडी है उसके ऊपर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है। यही सपोज़ कर लीजिए नोज़ में हेयर है वो रेस्ट में है, लेकिन जब एयर आएगी तो वो मोशन में है। वो जब टकराएगी तो वहाँ पे क्या क्रिएट होगी? फ्रिक्शन। ठीक है, उस फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है वो होती है हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट। तो इस वजह से आपकी नोज़ के अंदर जो हेयर हैं वो आपकी बॉडी के इक्वल हीट जनरेट करने की भी कोशिश करेगी। यानी जो आपकी एयर एंटर होगी वो इतनी वार्म होके एंटर होगी, इतनी गर्म होके कि वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल होगी। तो बेटा इसमें आज तो मैं इसमें से आपको कोई शॉर्ट नहीं बता रहा। मैंने आपको जो पीछे प्लांट्स के टॉपिक में 4 शॉर्ट क्वेश्चन 1 लॉन्ग क्वेश्चन करवाया है, आपने उसे ही कंप्लीट करना है। इससे रेलिवेंट अगर आपको कोई भी चीज़ जो थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल नहीं समझ आई तो आप इसके बारे में स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं। कोई भी मसले मसाइल इस टॉपिक से रेलिवेंट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।